हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग के प्रश्नावली जो है वो आपका प्रश्नावली है 1.2। इसमें विशेष बात यह है एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड सारा बात इसमें किया गया है। इसमें भी बात है एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि कल सिर्फ बात हुआ था। अगले एपिसोड में आपको बताए थे, अगले वीडियो में आपको यह बताए थे एचसीएफ से संबंधित हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए। अगर जो कोई भी छात्राएं मेरे पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो पहले वीडियो को जरूर देखें। चलिए, आज की जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यमों से हम लोग जानेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड सारी घटनाओं को हम लोग आज जानेंगे और प्रश्नावली 1.2 से जितने भी सवाल आएंगे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन को हम लोग सरल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम समय है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि बहुत कम समय में हम लोग को अच्छा नंबर लाना है और मैथ के ऐसे सारे पॉइंट को देखना है कि परीक्षा की दृष्टि से क्या है। और अगर दीर्घ जानना है तो आपको हम जनवरी से फिर आपको एक नया सेशन के अनुसार हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें होगा आपको डीप बाय डीप प्रत्येक फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, प्रत्येक फॉर्मूला को कैसे किस सवाल में लगाएंगे, इन सारे चीजों को जानेंगे हम। लेकिन अभी हमारा एग्जाम का समय चल रहा है तो इसमें इतनी सारी बात नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारे कुछ बेसिक फॉर्म है, इन बेसिक फॉर्मों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एचसीएफ जो हम कल बताए थे कि इसमें क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्वपूर्ण जो कि महत्तम समावर्तक है, ये सारा महत्वपूर्ण बातों को हम लोग कल भी देखे थे। आज की बात है एलसीएम से रिलेटेड और एचसीएफ से रिलेटेड दोनों का कार्य कैसे कार्य होगा और कैसे दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ है, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या है कि एलसीएम में होता है कि कम से कम और सामान्य और उन सारी चीजों का गुणांक हो जाए, लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। वह क्या कहलाती है? लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। और इन दोनों के बीच जो संबंध है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो संबंध है वह किस प्रकार संबंध है, इन तरह सारी चीजों के सवालों के बारे में हमने कुछ लिखा है। इन तथ्यों के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप सवालों को सॉल्यूशन बहुत आराम से कर पाइएगा। तो यहां देखिए हमने क्या लिखा है कि इन दोनों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड में जो कि बीच में क्या है, कुछ संबंध हैं और ये संबंध को हमको देखना है कि क्या संबंध है। तो चलते हैं, कहते हैं यहाँ एक दिया गया है एक नोट पॉइंट पे, कहता है कि दो कोई संख्या या तो फिर अंक, सिर्फ यह जो बात हो रही है कोई दो अंक होगा या तो कोई दो संख्या होगी, इन्हीं दोनों के बीच के बारे में बात कर रही है। तीसरा अगर होगा तो उनके लिए कोई अलग रूल होगा, दो अंक के लिए या तो फिर दो संख्या के लिए सिर्फ हमें बताया जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि दो कोई संख्या या अंक होंगे और उन संख्याओं का सबसे छोटी संख्याओं का अवाज गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब है, इन तथ्यों के कहने का मतलब है कि दो कोई क्या होंगे, संख्या होंगे या अंक होंगे। तो ऐसा करते हैं, हमने क्या किया, दो कोई संख्या ले रहे हैं। तो मैं एक 18 लिया और एक 24 ली, इन दोनों में से कराएं और इन दोनों इन संख्याओं का सबसे छोटी संख्या इन दोनों में क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि 18 है छोटी संख्या। छोटी संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के माध्यमों से इसको हम तोड़ते हैं। जैसे ही तोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं
कि 3 गुना 6 अच्छे दिया 18। आप 18 का अवाज गुणनखंड ज्ञात कर लिए। करने के बाद देखिए क्या करता है, उसके बाद उसे बड़ी संख्या का अवाज गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार आप पुनः 18 का, ये 24 है ना, तो 24 का आप क्या कर दीजिएगा अवाज गुणनखंड। तो 2 से करते हैं, फिर देखिए क्या आता है, फिर 2 से करते हैं, फिर आप देखते हैं 2 आ जाता है, फिर आप देखते हैं कि 3 आ जाता है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 किया 24। 24 का भी मैंने अवाज गुणनखंड ज्ञात कर दिया। यहां तक आने के बाद फिर कहता है इसके बाद दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से जो उभयनिष्ठ अंक आएंगे। उभयनिष्ठ अंक कहने का मतलब चाहे तो देखिए उभयनिष्ठ मतलब दोनों तरफ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों तरफ। इसमें 2 था तो दोनों आ गया, इसमें 3 था तो मैंने इसमें भी 3 ले लिए। तो दोनों संख्याओं को या अंकों को क्या कर रहा है, अंकों को फिर उन्हें आपस में ही गुना कर आप एलसीएम प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणांक कौन था, एक 2 था और एक क्या था 3। 2 और 3 का क्या हो गया आपके पास 6। आप लिख पाएंगे कि 18,24 का एचसीएफ जो है वो आपके पास कितना है 6। यहां तक लिखने के बाद अब चलते हैं हम कहा भाई, अब कहता है कि हमें एलसीएम भी ज्ञात करना था। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने की विधि थी। अब इसी विधियों के द्वारा हमको क्या करना है, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। तो कहता है और जब हम सबको क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त कर लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम एलसीएम की सूत्र की सहायता से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, तो आपके पास देखिए क्या है, ये नहीं दिया है, ये आपके पास नहीं है, और ये है, और ये भी है, और ये भी है। तो आपके पास आप इस सूत्र के माध्यमों से उसको सरल कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा। तो यहां आपने देखा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एक संख्या एस का तो मान नहीं है तो हम यहाँ एलसीएम में रहने देते हैं। एचसीएफ तो वैल्यू कितना है 6, और एक संख्या कितनी है 18 का, दूसरा संख्या कितना है तो 24 का। आप देखिए चौथी 18 3, और एलसीएम आपके पास क्या बचा 3 गुना 24, 24 3 जा 72। आपके पास एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। तो आप इन सारे माध्यमों से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर पाए। अब इसके बाद आपके पास आता है कि इन सारे तरीकों के बाद भी आपको कहीं प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, तो इन सारे प्रॉब्लमों को हम जल्द से जल्द और ज्यादा कॉन्सेप्ट डालेंगे। तब तक आप इन सारे बोर्ड पर लिखे हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आप उतार लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों, अब हम लोग सवाल की ओर। सवाल में बोले थे कि इसी के आधारित में कुछ सवालें होंगे, हम सवाल को सरल करते हैं। तो इन सवाल में आप लोग देखेंगे अभी बनाए हुए जो अब जस्ट जिस फॉर्मूला पे हम लोग ने देखा, जैसे सारे रूलों को मैंने यूज किया, इन सारे रूलों के हिसाब से हम लोग इन्हें सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 26 और 91 आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और निकालने के बाद भी हमको पूछा भी जा रहा है, आप जरूर करके बताइए क्या यह एचसीएफ गुना एलसीएम का जो गुणांक होंगे वह दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होंगे। यहां से देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म के एचसीएफ और एलसीएम
ज्ञात करें और जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये हमको जांच करके बताना है। तो सबसे पहले अपना रूल में क्या था कि इन दो संख्याओं में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो छोटा संख्या है उसका आप अवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे पास 26 है, तो 26 का आप जब गुना करते हैं तो क्या होता है 13 गुना 26, तो 2 गुना 13। कोई दिक्कत? अब आपके पास 91 है, तो 91 का आपने जब करते हैं खंडन तो क्या होता है 13 91, तो क्या हो जाता है आपके पास 13 91 7। तो अब देखिए, अब आप क्या करते थे इन्हीं दो आवाज गुणनखंडों में ओवेनिस्ट निकालते थे। तो ओवेनिस्ट मेरा क्या आ रहा है 13, तो हम यहां लिखते हैं कि 26 और 91 का एचसीएफ जो है वो कितना हो गया आपके पास 13 है। अब हमसे यहां ये तो हो गया कंफर्म, आप कहा एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो निकाल के देखते हैं कैसे वो निकाल सकते हैं हम लोग। आप जिस विधि से एलसीएम निकाले थे उस विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां कहा कि ये आपको प्रूव्ड नहीं करना है, तो आप ये वाला सूत्र का प्रयोग यहां पर नहीं कीजिएगा। एक संख्या गुना दूसरी संख्या, ये वाला सूत्र का प्रयोग हम लोग को यहां पर नहीं करना है। तब ऐसा करना है, तो ये तो हमको जांच ही करना है ना, आप इसी से एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो फिर आप जांच तो क्या किए, जांच कुछ नहीं किए, तो एलसीएम यहां निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तब हम यहां लिखेंगे एलसीएम के लिए हम लोग एक जो विधि है जिसमें लिखा था लघुत्तम समावर्तक, जिसमें कि सबसे कम से कम और सबसे अधिक से अधिक आने वाली संख्याओं को आप गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए इस 26 में सबसे बड़ा घात 2 का कितना है, 2 का सबसे बड़ा घात 1 है। 13 का सबसे बड़ा घात कितना है 1 है। और कोई इन दोनों संख्याओं में कुछ और संख्या है, हाँ एक 7 है, तो 7 का सबसे बड़ा घात कितना है 1। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर गुना कर देते हैं तो आपके पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है हम लोग का एलसीएम। जब आप इन दोनों को गुना कर देते हैं तो देखिए कितना आता है। जब आप गुना करते हैं तो आपके पास आता है 7 गुना 14 गुना 13। 14 गुना 13 करते हैं तो 4 42 करी 2, 4 42 करी 2, आप बाकी बचल 4 और 14 4 18। आपके पास ये क्या हुआ एलसीएम प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि आप वही सूत्र पर नहीं बैठा दीजिएगा, वो तो आपको जांच करने का रहा। अगर जांच नहीं कहेगा तब आप उस विधि से बना दीजिएगा, तब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखा है जांच, तो आप यहां पर लिखिएगा जांच और जांच लिख करके आप याद कीजिएगा। तो क्या लिखेगा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एचसीएफ का वैल्यू आपके पास कितना है भाई, एचसीएफ का वैल्यू आपके पास 13 है और एलसीएम का वैल्यू आपके पास कितना है 182 है। एक संख्या के पास आपका कितना है 26 है, दूसरी संख्या आपके पास क्या है 91 है। अब आप इस दोनों को गुना करके देखिए। जब आप गुना करते हैं तो देखिएगा क्या पाइएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 करीब 6, बाकी चल 2 और 13 8 74 से और 74 से 4 2 6,
6 और ये बचा 10 और 13 का 13, 13 10, 13 और 10 23। आप इधर से गुणा कीजिए, इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है, तो 1 से गुणा करने के बाद अगर गुणा करते हैं तो देखिए कितना हो, 26 गुना 91 करते हैं तो ये आपका 26 हो जाएगा। और 9 छके 54, 5 और 9 3 18 प्लस 23, ये हुआ 6 6 और 23। तो आपके पास देखिए 23 66 हो। तो देखिए दोनों तरफ आपका क्या बराबर आया, बस यही आपको यहां लिखना था, प्रूव्ड। इसी माध्यमों से इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये था, इसी से ये रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के जितने भी है। और आप 1 नंबर में जो क्वेश्चन है वो तो अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो आप लोग इन सारी चीजों को हमने सिखाया। ये जो आपने 2 नंबर इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके बाद आपका आता है 3 नंबर। पहले आप इन सारे सवालों को बताया गया, अच्छे से आप लोग समझ जाए, उतार ले सही से, तब हम लोग तीसरे नंबर पे आएंगे, इन चैप्टरों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सरल करेंगे। उतारिए। तो बच्चों चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पर, जो कि हम लोग पहले 2 अंक से या तो फिर संख्याओं से संबंधित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे, लेकिन यहां हमको कह रहा है कि 1 2 3 मतलब 3 गो हमें संख्या दिया रहेगा, तब हम लोग कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। 3 से ज्यादा भी रहेगा तो कैसे निकालेंगे। हम इन्हीं के लिए ये तीसरा नंबर सवाल हम लोग को बुक में दिया है, प्रश्नावली 1.2। तो चलते हैं, तो इसको भी हम लोग आराम से बनाएंगे। सबसे पहले इसी के इस सारे सवालों को भी हम लोग उसी नियम से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। पहले अभाज्य गुणनखंड याद कर लेंगे, तो हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 15 का करते हैं तो 3 गुना 5 15 का, और 21 का करते हैं तो 21 का करते हैं तो 3 गुना 7। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, 3 जो है मेरा उभयनिष्ठ है, तो हम क्या लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया मेरा 3 है। और अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो सबसे पहले 2 का सबसे बड़ा घात, 2 का सबसे बड़ा घात 2 गो है, 3 का गो है, 3 का सबसे बड़ा घात 1 गो है, 5 का सबसे बड़ा घात 1 गो है, 7 का सबसे बड़ा घात 1 गो। तो आपका कितना आ गया, तो आपके पास इन सारी चीजों को गुना कर देना होता है, तो आप इन सभी को गुना कर दीजिए। कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 7 बचे 35, 35 बराही 420, 35 और बराही 420। ठीक। अब ये आपने देखा कि यह आपने ज्ञात कर पाया आराम से। अब इसी तरह से इसमें देखिए सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जितने भी, चाहे आपका स्कूल में टेस्ट हो रहा हो या तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन यही है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला था ना, उन फॉर्मूला के अनुसार इसको बना देंगे। तो हमको एलसीएम पूछा है ना, तो हम यहां लिखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए आपके पास एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ मेरे पास 9 है, एलसीएम है ही नहीं तो वही डाल देंगे। एलसीएम बराबर एक संख्या कितना है मेरे पास, एक संख्या मेरे पास कितना है भाई 306, 306 और उसमें भी क्या गुना करना, गुना दूसरी संख्या कितना है 657।
तो एलसीएम मतलब इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एलसीएम बराबर 306 गुना 657 अब बटे क्या हो जाएगा 9। इससे कटाए तो 34 बार में कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। तो एलसीएम आपका कितना हो गया सर 34 गुना 657। जब आप इसको गुना करेंगे तब आपके पास आएगा एलसीएम बराबर 34 सत्ते, इसको जब आप गुना कर दीजिएगा तो 22,338 आएगा आपका 22,338। तो इसका और इसका दोनों इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था और इन चैप्टरों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था मैंने सरल किया। अब आप लोग को अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे इससे आगे प्रश्नावली 1.3 की। और जिन छात्र छात्राओं को जो कि सही तरह से मैथ का क्लास कहीं भी नहीं कर पाए और अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, अगर कर भी रहे हैं तो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चनों की बात नहीं की जाती है, तो हम आपको बताते हैं कि हम 14 साल से मैथ के बारे में पूरा और क्लास 10 के बारे में हमने ज़्यादा अध्ययन किए हैं और हम 14 सालों से स्टडी कराते आ रहे हैं और लगातार बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राओं को मैंने रेंज दिया जो कि अब की बार मेरे इंस्टीट्यूट से जिला पर चौथे स्थान पर छात्र आए थे जो कि अंकुश कुमार यादव था। और आप लोग से भी मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग अच्छी तैयारी करते हैं तो मेरे इन बताए हुए सारे रूलों के अनुसार अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपकी 4 चांद लग जाएगी इन मैथों के द्वारा। तो चलते हैं, हम लोग मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। देखते हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सारा सवालों को सही तरह से समझें और बनाने का प्रयास करें। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे थोड़ा मैसेज करें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर करके बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।